दोस्तों हाइपर लूप जैसी फेमस टेक्नोलॉजी अब पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे ट्रैक को देखिए, यहीं पे इलोन मस्क का हाइपर लूप का टेस्ट ड्राइव हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिखाई पड़ रहा। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आपने सुने होंगे जो हाइपर लूप में काम कर रहे थे, वो पूरी तरीके से अपना बैग पैक करके जा चुके हैं। आप सुनते होंगे पहले कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी यहाँ पे आने वाली है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी यहाँ पे आने वाली है, लेकिन अब पूरी तरीके से कई सालों से हम उसके बारे में कोई न्यूज नहीं सुन रहे हैं। तो क्या हुआ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में, वो कहाँ चली गई जो हमारे सामने अभी तक होने वाली थी? हमको लग रहा था कि एक करिश्मा होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं इलोन मस्क चुपचाप दुम दबा के अपने आप को हाइपर लूप से अलग दिखा रहे हैं कि नहीं, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी मैंने नहीं बनाई थी, ये तो दूसरा कुछ था। क्या उसके प्रोस और कॉन्स थे जिसे लोगों ने पूरी तरीके से भुला दिया है? अगर इसके रियल फेलियर के बारे में बात किया जाए तो जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी इसने एक्चुअल में हाइपर लूप को टेस्ट किया था, वर्जिन हाइपर लूप। आपने 2-4 साल पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ मीडिया तक वर्जिन हाइपर लूप ने पहले हाइपर लूप का टेस्ट ड्राइव भी कर दिया था, लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी, वो भी कंपनी अब दिखाई नहीं पड़ रही है, वो कहाँ चली गई? और एक और टेक्नोलॉजी थी हाइपर लूप टीटी, यानी हाइपर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, वो कहाँ गई? यानी जितने भी बड़े बड़े नाम थे हाइपर लूप से, वो धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। जिसे सोचते ऐसा लगता है कि हाइपर लूप में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि लोगों का ड्रीम हुआ करता था। आपने सुना होगा कई देश, कंपनीज, इवन इंडिया में भी हाइपर लूप टेस्ट ड्राइव की बात चल रही थी, तो वो सारी बातें कहाँ गई? इसके पीछे का सबसे बड़ा झूठ है वो ये है, इस कॉन्सेप्ट को इलोन मस्क ने दिया था, ऐसा नहीं है। इसे नासा के फाउंडिंग फादर्स यानी रॉबर्ट गॉडार्ड, जिसके नाम पे नासा का एक कंपनी भी चलता है, जिसे नासा गॉडार्ड कहते हैं, उन्होंने दिया था, इसको रॉकेटरी के फादर कहे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? ये भी हाइपर लूप की तरह ही था। तो इसमें आगे आपको एक फैन दिख रहा होगा, यहाँ पे रॉबर्ट गॉडार्ड का आइडिया ये था कि वो इसे भी इवैक्यूएटेड ट्यूब में ही चलाएंगे, यानी वैक्यूम ट्यूब में चलाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को वैक्यूम नहीं पता होगा, वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम स्पेस को कहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे माहौल को क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे एयर नहीं होगा। बेसिकली हम यहाँ से सारे के सारे एयर को सक करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे रॉबर्ट गॉडार्ड को पता था कि हम सारा का सारी हवा नहीं निकाल सकते हैं, एक परफेक्ट वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, यानी वैक्यूम को एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं ले जाया जा सकता है, आगे हवा रहने वाला है, इसीलिए यहाँ पे आगे फैन लगा हुआ है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जिसे इलोन मस्क ने अपने नाम पर पूरी दुनिया को सेल कर दिया। इलोन मस्क की कल्ट फॉलोइंग की वजह से इसे उस वक्त टेक्नोलॉजी और मार्केट या फिर इलोन मस्क पर नया नया विश्वास होने की वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस लेने लगे थे। इन्हें पूरी दुनिया भर के लोगों ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया और यूएई तक के देशों ने इसे हम अपने देश से बनाएंगे, ऐसा वादा किया था, और बहुत सारी कंपनियां इस पर काम कर रही थी। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो वर्जिन हाइपर लूप है, उसने इसको टेस्ट किया था, उसने बहुत सारे अपने स्टाफ को, मेंबर्स को कट ऑफ कर दिया, बहुत ही बड़े लेवल अपने टीम को घटाया, और धीरे धीरे ही सही अब इलोन मस्क हाइपर लूप नामक प्रोजेक्ट से अपने आप को छुपा रहे हैं। और तो बहुत सारे लोग हाइपर लूप के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या थी। आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पे मुंबई से दिल्ली को ट्रैवल करना हो, आप 30 मिनट में मुंबई से दिल्ली को ट्रैवल कर सकते हो। ये था ड्रीम ऑफ हाइपर लूप, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जिसे इलोन मस्क के द्वारा 2013 में प्रपोज किया गया था। इसका ये सबसे बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक ऐसा कैप्सूल को ड्राइव किया जाएगा जो कि बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी एयर ड्रैग के, बिना किसी लैंड कांटेक्ट के, यानी बिना किसी भी प्रकार के ड्रैग के उस वैक्यूम ट्यूब में वो कैप्सूल ड्राइव करेगा, और उसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर पर आवर। उतनी ज़्यादा स्पीड पूरी दुनिया में किसी भी ट्रेन की नहीं है। यानी अगर आप पूरी तरीके से हर तरीके का ड्रैग किसी भी ट्रेन से हटा देंगे तो वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनने वाली थी। ये कि हमारी एनर्जी इफिशिएंसी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना भी ज़्यादा फ्यूल डालते हैं उसमें, किसी भी तरह की ट्रेन में, आप देखोगे कि सारा का सारा जो फ्यूल है वो सिर्फ हीट ही बदल रहा है, क्योंकि एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा है, जो लैंड फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से उसे ऑपरेट करना, उसे मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा खर्चीला काम होता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, जिसे हम पूरी तरीके से भूलने में मजबूर हो चुके हैं। यानी एक डेकेड पहले जिसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में मार्केट में उतारा गया था, वो अब मार्केट से ऐसे छूमंतर हो गया है जैसे किसी को पता ही नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब वैक्यूम ट्यूब के अंदर होने वाला था। फॉर एग्जांपल, आपको बनाना है मुंबई टू दिल्ली राउट,
तो आपको कई 100 किलोमीटर का एक बेहतरीन राउट बनाना पड़ेगा। वैक्यूम ट्यूब को उतने बड़े लेवल तक मैनेज करना, उसके बारे में जैसे जैसे आप धीरे धीरे समझते जाओगे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जितनी ज्यादा हम स्पीड को बढ़ाते जाते हैं हमारी समस्याएं उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। वैक्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे वैक्यूम ट्यूब को बिल्ड करना, मेंटेनेंस करना हजारों किलोमीटर तक बहुत ही कठिन और खतरनाक काम है। क्योंकि छोटा सा माइनर सा लीक जो अगर वैक्यूम में हो गया तो पूरे के पूरे सिस्टम को लाचार कर सकता है, अपाहिज बना सकता है, यानी उसे बहुत ही बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ही तेज स्पीड छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हाइपर लूप को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। ये एक बॉम्ब की तरह है जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी दगने वाला है, और इसमें भी मैग्नेटिक लेविटेशन किया जा रहा है। अब अगर आपको मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में नहीं पता है तो मैंने 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन यानी ST मैगलेव। उसके बारे में क्या बताया था कि मैंने कि वो ट्रेन जो है वो हवा में टंग के चलती है और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, यानी 1963 में जापान ने बनाया था। सोचिए जापान ने इतनी एडवांस ट्रेन ST मैगलेव 1963 में बना दिया था जो कि हवा में टंग कर चलती थी, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके के मार्केट को एक नए तरह का आयाम देने वाली थी। उस वक्त ऐसा काम करना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उसका नाम और आप कहीं नहीं सुनने वाले हो। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, वो ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर चलती थी, यानी हाइपर लूप की आधी। बट इतनी फास्ट ट्रेन कोई दुनिया में कोई ट्रेन नहीं चलती है। तो ST मैगलेव ये कितनी फास्ट चलती थी, जब जापान उसको बनाने में सक्षम था, चाइना बनाने में सक्षम था, तो अमेरिका बनाने में अभी तक सक्षम क्यों नहीं है? अमेरिका में वो ट्रेनें क्यों नहीं चलती? फिर पूरी दुनिया ने इस मॉडल को अडाप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आज से 60-70 साल पहले चलती थी। आज ऐसा क्या हुआ जो अभी तक कोई नहीं बना रहा? उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका जो ट्रैक है, किसी भी ट्रेन में किसी भी सिस्टम में जाएंगे, किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट चले जाइए, आपको पता चलेगा कि वो सारे के सारे रेलवे डिपार्टमेंट्स बैंकरप्सी फेस कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो ट्रैक है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इसकी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है थर्मल एक्सपेंशन। जो लंबी ट्यूब्स होती हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो लॉन्ग टर्म में जब गर्मी और ठंडी दोनों होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है। इसकी वजह से उनका जो साइज है वो कभी ज़्यादा कभी कम होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रेन्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उससे एक हो सकता है कि हम लोग एक कैप्सूल को छोड़ दें और पता ही ना हो कि आगे चल के जो वो वैक्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फिर क्या करोगे यार? वहाँ पे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया था कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती है उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलने वाली है, तो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चल रही है उसको मुड़ने की, और आप मोड़ेंगे बार बार तो उसकी स्पीड को बार बार कम करना पड़ेगा। और अगर आपको उसकी फुल स्पीड में चलाना है तो उसको एकदम स्ट्रेट रखना पड़ेगा। अगर सामने कोई पहाड़ है तो पहाड़ को फाड़ दो, कोई अगर शहर है तो सारी बिल्डिंगें तोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा रियल होने वाला है। इसकी वजह से अगर सोचोगे कि हम लोग माइनर डिटेल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा? एक हल्का सा झटका पूरी की पूरी ट्रेन को अगर पड़ गया और वैक्यूम हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। एक बार खान सर ने इस पर एक वीडियो बनाया था कि हो सकता है कि जिस तरीके से इलन मस्क ने क्या सोचा था कि हम लोग मार्स पे जाएंगे, ये जो हाइपर लूप है वो आपको डायरेक्ट मार्स पे भेज देगी। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही भयंकर लेवल पे एक्सीडेंट हो सकता है। 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे छोटा सा वाइब्रेशन ही एक कैटास्ट्रॉफी पैदा कर सकता है। सोचिए, छोटा सा वाइब्रेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, और आप कितने भी बड़े इंजीनियर ही क्यों ना हो, अब देखो जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवेज हैं, कुछ भी है हमारे पास, वो बहुत ही धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हाइपर लूप के बारे में जाएंगे तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। आप नहीं समझ सकते हैं, ये बहुत ही बड़े लेवल की बात है। इंजीनियर्स कितने भी ज़्यादा होशियार क्यों ना हो, लेकिन वो नेचर से ये वादा नहीं कर सकते हैं कि हम 100% एक्यूरेट हाइपर लूप आने जा रहे हैं, और करोड़ों लोग उसमें घुसने भी वाले नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो एक्सीडेंट है वो भी बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। नहीं, आपको इंसानों की लाशें का खून का एक बूंद भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये वही सुपर कनेक्टिव मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन वाली थी। जैसे कि मैंने बताया था कि सुपर कनेक्टिव मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन होती है, उसके ट्रैक को बिछाने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें छोटी से छोटी चीज़ का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो जिसकी कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली ह्यूज होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचेंगे कि ST मैगलेव को बनाने में
पूरी दुनिया असफल क्यों रही है, जिसका जो सबसे बड़ा समस्या था तो जो उसका कॉस्ट है वो कोई भी नहीं दे पाएगा। मतलब जापान ने उसे बनाया था बैंकरप्ट होकर और उसका पैसा वो आज तक पे नहीं कर पाया, यानी जितना भी उसने खर्च कर दिया उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया। उसी तरीके से चीन में भी। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं आप सोचोगे, क्योंकि वहाँ पे उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी हाई स्पीड ट्रेन को लगा देंगे कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी इकोनॉमी है, हो सकता है कि एक जगह पे हमको लॉस हो, लेकिन 100 जगह ऐसे 100 तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर हमको उससे मिलने वाली है तो हमें इस तरह का लॉस तब मिलना चाहिए। इसी वजह से चाइना ने, जापान ने इस तरह के लॉस को झेला। 1963 में ही उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि आज पूरी दुनिया उसको देखती है और नहीं कॉपी कर पाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पे गिमिक कर दिए गए थे। वो उनका एक बैंकरप्ट होने का और सक्सेसफुल होने का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो इनको बैलेंस कर दिया। इसकी जो सबसे बड़ी सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि पीपल पर आवर यानी थ्रूपुट। अब आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं करने वाले हैं ना कि आप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को तो बना लेंगे, लेकिन अब आप एक टैक्सी की तरह यानी ऑटो रिक्शा की तरह हाइपरलूप यूज करने वाले हैं, यानी हर एक घंटे में सिर्फ एक कैप्सूल छोड़ा जाएगा। क्या इसीलिए टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है? तो मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाइपरलूप ट्यूब में, हाइपरलूप कैप्सूल में सिर्फ कुछ ही लोग भरे रखते हैं, मुश्किल से 4 से 6 लोग, और उस पूरी ट्यूब में एक बार में सिर्फ एक ही कैप्सूल छोड़ा जा सकता है। इसी वजह से जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो इतने बड़े लेवल पे वाइड स्प्रेड नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल एक बार में से 6 लोगों को एक घंटे में अगर छोड़ा जाएगा तो वहाँ पे कितने लोग जो हैं जो वेट करने वाले हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बहुत सारे लोग सुपर कनेक्टिव मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन में, और उसको पूरा करने में हमें 100 से 150 साल लगेगा, तो इसमें आपको लगेगा कम से कम 200 से 300 साल है इसको पूरा करना, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पाने में। यानी जितना आपने सर्च कर दिया है इतना रिटर्न करने में उतने सारे लोगों के साथ आप पर कैलकुलेशन बैठाने जाएंगे तो आपको लगभग 200 से 300 साल लगने वाले। क्योंकि किसी भी ट्रेन में आप देखोगे एक बार में भले वो कितनी भी स्लो क्यों चलती हो, उसमें एक बार में लगभग 1000-2000 लोग बैठते हैं। अगर आप सुपर कनेक्टिव मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन के बारे में बात कर रहे हो, वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, छोटी होती है, बट इसमें अभी भी 100 से 150 लोग बैठते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल की बात है। यहाँ पे तो सिर्फ 4 से 6 लोग बैठने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी एक फ्लॉप टेक्नोलॉजी आपको लगने वाली है। आप देखोगे नॉर्मल ट्रेन जो होती हैं, जो हमारी बेसिक ट्रेन होती हैं, जो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलती हैं पर आवर, बेटा होता है कि एक साथ कभी कभी 2-2 ट्रेन एक ही में जोड़ लिया जाता है। एक इंजन है वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन 2-2 ट्रेन को ढो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को ढो रहा है। मालगाड़ी और देखोगे मालगाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कैप्सूल में से 6 लोगों भी एक घंटे में। तो क्या इसका सक्सेसफुल होना पॉसिबल भी है? इसका ट्रैक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और स्पीड की बात करें आप, तो हमें इससे पहले बुलेट ट्रेन पर काम करना चाहिए। हमारी स्पीड अभी 150 किलोमीटर पर आवर का है, उसे 200, 250 या फिर 300 यानी बुलेट ट्रेन के लेवल तक लेकर जाना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं। कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस तरह के फालतू की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इफिशिएंसी किसमें ज़्यादा बेहतर है। हाइपरलूप ऑलरेडी एक विश्व प्रसिद्ध फ्लॉप टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया उसे इग्नोर कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो उस लेवल पे जो लैंड कौन खरीदेगा और टनल कौन करेगा, को ध्यान देना पड़ेगा कि जो विजन है वो अकेले इनफ नहीं होता है। बड़े आइडियाज़ को एक नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी, बड़े लेवल की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाइपरलूप के केस में इम्पॉसिबल है। कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना पैदा हो जाए, इस लेवल पे एक्यूरेसी को नहीं अचीव करने वाला है। हाइपरलूप एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड आइडिया था, एक ऐसा मून शॉट था जो कि हमारे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एरोप्लेन को हाइपरलूप के थ्रू पूरी तरीके से टैकल करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड पे हम लोग ज़मीन पर ही चलने वाले हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये रियलिटी में कभी नहीं बदलने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रॉकेट इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रॉकेट को थ्रो करना है स्पेस में, तो ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि लोग बताते हैं कि हो सकता है कि इसको हम फ्यूचर में यूज करें। फॉर एग्जांपल आप सोचिए मून पर, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल ड्रैग ना होने की वजह से अगर हम वहाँ पे हाइपरलूप को लगाएं और वहाँ पर रॉकेट को थ्रो करें,
तो मून से मार्स रॉकेट भेजना कितना आसान हो जाएगा। हालांकि मैं उसके बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, बट मैं जरूर करने वाला हूँ कि फ्यूचर रॉकेट इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इन्वायरमेंटल ड्रैग ना हो, वहाँ पे हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी थ्रो करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे काम हो सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम सिर्फ हाइपरलूप का ही यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल स्टोरीज या फिर टेक्निकल स्कैम्स और फ्रॉड के बारे में जानना है कि कैसे हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में लोगों को बड़ी बड़ी ग्लोरीफाइंग टेक्नोलॉजी दिखा कर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम रिटर्न होंगे एक ऐसी टेक्निकल वीडियो में, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज को डिबंक करेंगे, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दिलवाएंगे कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कितना अभी आपको समस्याओं से लड़ना है। सारी टेक्नोलॉजीज हवा में नहीं चलती हैं, हमें उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में समझना होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।